क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब का राज सिर्फ एक नाई की दुकान से कैसे निकाला था? यह कोई हॉलीवुड की स्पाई थ्रिलर मूवी का सीन नहीं है, बल्कि भारत की इंटेलिजेंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। रॉ के जासूस अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान के खूंखार कोहटा न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच गए थे। उन्होंने वह पक्का सबूत निकाल लिया था जो दुनिया की कोई और इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं निकाल पाई थी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरा ब्लूप्रिंट सिर्फ $10,000 में भारत को मिल रहा था, जिससे पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाता। लेकिन तभी एक फोन कॉल ने सब कुछ तबाह कर दिया। भारत के ही एक प्रधानमंत्री ने अनजाने में पाकिस्तान के डिक्टेटर को रॉ के इस सीक्रेट मिशन की जानकारी दे दी। एक छोटी सी गलती और रातों रात पाकिस्तान में मौजूद हमारे हजारों भारतीय जासूस बेदर्दी से मारे गए। उनका नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया गया। ये कहानी है हमारे जासूसों के अद्वितीय शौर्य की और एक ऐसे भयानक विश्वासघात की जिसने भारत का इतिहास और भविष्य दोनों बदल कर रख दिया। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि ऐसा सस्पेंस और ऐसा कड़वा सच आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है साल 1974 से, जब भारत ने पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था और पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। भारत की इस कामयाबी ने पाकिस्तान की नींद पूरी तरह से उड़ा दी थी। साल 1971 की जंग में भारत से करारी हार और बांग्लादेश के अलग होने के बाद पाकिस्तान वैसे ही बौखलाया हुआ था। पाकिस्तान के तत्कालीन नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक इंटरनेशनल इंटरव्यू में यहां तक कह दिया था कि पाकिस्तानी लोग घास खाएंगे लेकिन अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर बनाएंगे। यह सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं थी, बल्कि भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत थी। पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर पावर बनना था, लेकिन उनके पास ना तो टेक्नोलॉजी थी और ना ही इतने पैसे थे। ऐसे में एंट्री होती है एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट की, जिसका नाम था एक्यू खान। एक्यू खान उस वक्त नीदरलैंड्स की एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर फ्यूल कंपनी में काम कर रहा था, जिसका नाम यूरेनको था। जब एक्यू खान ने भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सुना, तो उसने तुरंत जुल्फिकार अली भुट्टो को एक सीक्रेट लेटर लिखा और अपनी सर्विसेज ऑफर की। एक्यू खान एक बहुत ही शातिर और चालाक इंसान था। उसने यूरेनको कंपनी के अंदर से यूरेनियम एनरिचमेंट के टॉप सीक्रेट ब्लूप्रिंट्स चुराने शुरू कर दिए। ये ब्लूप्रिंट्स दुनिया के सबसे एडवांस्ड गैस सेंट्रीफ्यूज सिस्टम के थे, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। उसकी इन संदिग्ध हरकतों पर उसके एक डच कोलीग को शक हो गया था। उसने तुरंत डच इंटेलिजेंस और अथॉरिटीज को एक्यू खान के इस एस्पियनाज के बारे में वार्निंग दी। नीदरलैंड्स की इंटेलिजेंस एजेंसी उसे तुरंत अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन यहीं पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे गंदा खेल शुरू हुआ। उस समय कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था और अमेरिका को सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान की सख्त जरूरत थी। CIA ने डच अथॉरिटीज को सख्त हिदायत दी कि एक्यू खान को अरेस्ट न किया जाए, ताकि वह उसके पूरे नेटवर्क को मॉनिटर कर सकें। CIA की इस एक भयानक गलती और डील का फायदा उठाकर एक्यू खान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चुराए हुए न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स लेकर पाकिस्तान भागने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान लौटते ही एक्यू खान को एक नेशनल हीरो का स्टेटस मिल गया और रातों रात वह सबसे ताकतवर साइंटिस्ट बन गया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसे प्रोजेक्ट 706 का हेड बना दिया, जो पाकिस्तान का टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम था। एक्यू खान ने इस्लामाबाद के पास एक बेहद खुफिया और सुरक्षित जगह चुनी, जिसका नाम था कहूटा। कहूटा में खान रिसर्च लैबोरेटरीज का निर्माण शुरू हुआ, जहां यूरेनियम को हथियारों के लिए एनरिच किया जाने लगा। यह जगह इतनी सीक्रेट थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। कहूटा के चारों तरफ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी थीं और पाकिस्तानी आर्मी का सख्त पहरा था। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज को भनक लग चुकी थी कि पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक कर रहा है, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। CIA और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद भी कहूटा के अंदर का सच जानने के लिए बेताब थी, लेकिन वह पूरी तरह से नाकाम रही। लेकिन जो काम दुनिया की कोई सुपर पावर नहीं कर पाई, वह काम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने कर दिखाया। रॉ, जिसे उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पूरा सपोर्ट हासिल था, वह अपने सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रही थी। रॉ के तत्कालीन चीफ RN काओ
जिन्हें मास्टर ऑफ स्पाइज कहा जाता था। उन्होंने अपने सबसे खतरनाक और बेहतरीन एजेंट्स को इस मिशन पर लगाया, जिन्हें काउबॉयज कहा जाता था। काउबॉयज का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह कहूटा का सच दुनिया के सामने लाना। यह कोई आसान मिशन नहीं था, क्योंकि कहूटा के अंदर घुसना मौत को सीधे दावत देने के बराबर था। वहां पकड़े जाने का मतलब था भयानक टॉर्चर और एक दर्दनाक मौत। लेकिन भारतीय जासूसों के लिए देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं था। कहूटा फैसिलिटी के अंदर सीधा इन्फिल्ट्रेशन करना लगभग नामुमकिन था। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और पाकिस्तानी आर्मी की पैनी नजर हर एक इंसान पर थी जो उस इलाके के आसपास भी भटकता था। लेकिन रॉ के काउबॉयज ने हार नहीं मानी। जासूसी की दुनिया में जब सीधे रास्ते बंद हो जाते हैं तो दिमाग के दरवाजे खोलने पड़ते हैं। उन्होंने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जो ग्लोबल इंटेलिजेंस हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गया। रॉ ने बहुत ही गुपचुप तरीके से ऑपरेशन कहूटा लॉन्च किया। रॉ के अंडरकवर एजेंट्स ने कहूटा प्लांट के आसपास के इलाकों की बहुत ही बारीकी से रेकी करनी शुरू कर दी। कई दिनों की कड़ी निगरानी के बाद उन्होंने नोटिस किया कि कहूटा में काम करने वाले टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स प्लांट के बाहर मौजूद एक छोटी सी नाई की दुकान यानी बार्बर शॉप पर अपने बाल कटवाने आते हैं। यह एक बहुत ही छोटी सी डिटेल थी जिसे कोई भी आम इंसान नजरअंदाज कर देता, लेकिन एक ट्रेंड स्पाई का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। यहीं से रॉ के एजेंट्स को एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उनका प्लान था कि अगर वह उन साइंटिस्ट्स के कटे हुए बालों के सैंपल्स हासिल कर लें तो लैबोरेटरी टेस्टिंग से यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वह साइंटिस्ट्स किस तरह की केमिकल्स या रेडिएशन के संपर्क में आ रहे हैं। रॉ के एक एजेंट ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस बार्बर शॉप के स्टाफ से कांटेक्ट बनाया। बहुत ही चालाकी से, बिना किसी को शक हुए, उस एजेंट ने नाई की दुकान के फर्श से वैज्ञानिकों के कटे हुए बालों के सैंपल इकट्ठे किए। ये सैंपल एक बहुत ही सिक्योर और कवर तरीके से बॉर्डर पार कराकर भारत लाए गए। यह कोई छोटी कामयाबी नहीं थी, बल्कि दुश्मन की नाक के नीचे से सबसे बड़ा सबूत चुराने जैसा था। भारत आते ही इन बालों के सैंपल्स को तुरंत बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भेजा गया। बार्क के साइंटिस्ट ने जब इन बालों को इरेडिएट किया और उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेक की तो जो रिजल्ट निकलकर सामने आया उसने भारत सरकार और इंटेलिजेंस कम्युनिटी की नींद उड़ा दी। उन बालों में हाई रेडिएशन और बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम के पक्के ट्रेसेस मिले थे। यह इस बात का 100% सॉलिड प्रूफ था कि पाकिस्तान सिर्फ बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर यूज नहीं कर रहा है, बल्कि वह पूरी तरह से वेपन्स ग्रेड यूरेनियम एनरिच कर चुका है। यह रॉ की एक बहुत बड़ी जीत थी। बिना एक भी गोली चलाए और बिना कहूटा के अंदर कदम रखे भारत ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज बेनकाब कर दिया था। इस इंटेलिजेंस ब्रेक थ्रू के बाद रॉ का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा था। अब उन्हें कहूटा प्लांट के अंदर का पूरा ब्लूप्रिंट चाहिए था ताकि जरूरत पड़ने पर उसे तबाह किया जा सके। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी पाकिस्तान के इस इस्लामिक बॉम्ब से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मोसाद ने रॉ के साथ हाथ मिलाया और कहूटा के हर डिटेल को समझने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। रॉ के एजेंट्स ने अपनी जान पर खेलकर कहूटा प्लांट के अंदर काम करने वाले एक पाकिस्तानी ऑफिशियल को ढूंढ निकाला जो पैसों के लालच में भारत के लिए जासूसी करने को तैयार हो गया था। यह पाकिस्तानी मोल कहूटा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट और सारे टेक्निकल डिटेल्स रॉ को सौंपने के लिए राजी था। इसके बदले में उसने सिर्फ $10,000 की मांग की थी, जो कि इंटेलिजेंस की दुनिया में इतने बड़े राज के लिए बहुत ही मामूली रकम थी। रॉ के ऑफिसर्स खुशी से झूम उठे क्योंकि अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से उनके हाथों में आने वाला था। लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी भी फॉरेन करेंसी में इतनी बड़ी रिश्वत देने के लिए देश के प्रधानमंत्री की इजाजत लेना बहुत जरूरी था। रॉ ने ब्लूप्रिंट खरीदने की पूरी तैयारी कर ली थी और उन्हें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल का इंतजार था। लेकिन तभी भारत की राजनीति में एक ऐसा भयानक भूचाल आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। साल 1977 भारत की राजनीति और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इमरजेंसी के बाद हुए इलेक्शंस में इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं और उनकी सरकार गिर गई। जनता पार्टी सत्ता में आई और मोरारजी देसाई भारत के नए प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई एक बहुत ही सख्त मिजाज और बिल्कुल अलग विचारधारा वाले नेता थे। उनका मानना था कि रॉ कोई नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है, बल्कि वह सिर्फ
इंदिरा गांधी की प्राइवेट आर्मी है, जिसका इस्तेमाल वह अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स की जासूसी करने और उन्हें दबाने के लिए करती थी। इसी गलत फहमी और राजनीतिक दुश्मनी की वजह से मोरारजी देसाई रॉ से सख्त नफरत करते थे। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही मोरारजी देसाई ने रॉ पर लगाम कसनी शुरू कर दी। उन्होंने बिना सोचे समझे रॉ का बजट 30% तक काट दिया। रॉ के कई इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को तुरंत रोक दिया गया और एजेंसी के इंफॉर्मेशन डिवीजन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रॉ के फाउंडर और लेजेंडरी स्पाई मास्टर आर.एन. काओ इस रवैये से इतने ज्यादा आहत हुए कि उन्होंने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि जब प्रधानमंत्री को ही अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पर भरोसा नहीं है तो काम करने का कोई मतलब नहीं है। आर.एन. काओ के जाने के बाद रॉ की कमान के शंकरन नायर को दी गई, लेकिन देसाई ने उन्हें भी काम नहीं करने दिया, जिसके बाद उन्होंने भी दुखी होकर इस्तीफा दे दिया। रॉ, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक बन चुकी थी, अब अपने ही देश की गंदी पॉलिटिक्स का शिकार हो रही थी। उधर पाकिस्तान में रॉ का वह एजेंट ब्लूप्रिंट लेकर तैयार खड़ा था और अपने $10,000 का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रॉ के नए चीफ एनएफ संतूक ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मुलाकात की। उन्होंने देसाई को ऑपरेशन काहुता की पूरी डिटेल दी और बताया कि हमारे पास पक्के सबूत हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है। संतूक ने ब्लूप्रिंट खरीदने के लिए $10,000 रिलीज करने की परमिशन मांगी, लेकिन मोरारजी देसाई का जवाब सुनकर रॉ के ऑफिसर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। देसाई ने साफ तौर पर यह पैसा देने से मना कर दिया। उन्होंने एक अजीब सा तर्क दिया कि किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल देना या वहां जासूसी करना उनके गांधीयन प्रिंसिपल्स के बिल्कुल खिलाफ है। उनका मानना था कि पड़ोसियों के साथ सच्चाई और ईमानदारी से पेश आना चाहिए, चाहे वह हमारे कट्टर दुश्मन ही क्यों ना हो। रॉ ऑफिसर्स ने उन्हें बहुत समझाया कि यह नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है और अगर पाकिस्तान ने बॉम्ब बना लिया तो भारत के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन देसाई अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने ब्लूप्रिंट खरीदने का वह सुनहरा मौका हमेशा के लिए ठुकरा दिया। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। इजराइल ने भारत को एक बहुत ही सीक्रेट ऑफर भी दिया था। इजराइल अपने फाइटर जेट्स के जरिए कहूटा प्लांट पर एयर स्ट्राइक करके उसे हमेशा के लिए तबाह करना चाहता था। इजराइल को सिर्फ अपने प्लेन्स रिफ्यूल करने के लिए भारत में एक एयरबेस की जरूरत थी, लेकिन मोरारजी देसाई ने इजरायली लीडर के साथ एक सीक्रेट मीटिंग में इस ऑफर को भी ठुकरा दिया और इजराइल को रिफ्यूलिंग फैसिलिटी देने से साफ मना कर दिया। एक के बाद एक लिए गए इन फैसलों से भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के सारे मौके गंवा दिए। देसाई के खोखले आदर्श भारत की सुरक्षा पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन बर्बादी की असली कहानी तो अभी शुरू होनी बाकी थी। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद उनके जासूस अभी भी अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे। वह बिना किसी सपोर्ट के दुश्मन की मान में बैठे थे। इसी बीच मोरारजी देसाई और पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल जिया-उल हक के बीच एक अजीब सा दोस्ताना रिश्ता बन गया था। जिया-उल हक एक बहुत ही चालाक इंसान था और उसे अच्छी तरह पता था कि मोरारजी देसाई की कमजोरियां क्या हैं और उन्हें कैसे हैंडल करना है। जिया-उल हक अक्सर मोरारजी देसाई को डिप्लोमेटिक फोन कॉल्स करता था। वह बहुत ही मीठी मीठी बातें करता था और देसाई को खुश रखने के लिए उनसे यूराइन थेरेपी यानी स्वमूत्र चिकित्सा के फायदे पूछता था। जिया बहुत ही चापलूसी से पूछता था कि एक्सेलेंसी दिन में कितनी बार यूराइन पीना चाहिए, या फिर एक्सेलेंसी क्या सुबह का पहला यूराइन पीना जरूरी है। मोरारजी देसाई इन बातों से इतने ज्यादा इंप्रेस हो जाते थे कि उन्हें लगता था जिया-उल हक सच में उनका बहुत सम्मान करता है और एक बहुत ही अच्छा इंसान है। जिया-उल हक की इस डिप्लोमेटिक कोटाविंग और चापलूसी ने देसाई को पूरी तरह से अंधा कर दिया था और इसी अंधे विश्वास में एक दिन मोरारजी देसाई ने वह भयानक गलती कर दी जिसकी कल्पना किसी ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की थी। एक रेगुलर फोन कॉल के दौरान जब जिया-उल हक उनसे मीठी मीठी बातें कर रहा था तो देसाई ने बातों ही बातों में उसे बता दिया कि भारत की सरकार जानती है कि तुम कहूटा में चोरी छुपे न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो। यह सुनते ही जिया-उल हक के होश उड़ गए, लेकिन देसाई यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी महानता और सच्चाई साबित करने के चक्कर में यह भी हिंट दे दिया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लोग वहां मौजूद हैं और उन्हें सब पता है कि कहूटा में क्या चल रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश के टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑपरेशन की जानकारी
अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने हाथों से दे रहा था। इस घटना के बाद खुफिया हलकों में जैसे एक भयानक भूचाल आ गया। भारतीय आम बोलचाल में एक कहावत है, आ बैल मुझे मार, और यहां तो खुद देश के प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा को बैल के सींगों पर रख दिया था। यह ब्लाइंड ट्रस्ट की एक ऐसी मिसाल थी जहां एक नेता ने अपने जासूसों की जिंदगी को ताक पर रख दिया था। जिया उल हक, जो कि एक शातिर लोमड़ी की तरह था, उसने तुरंत फोन रखा और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को हाई अलर्ट पर डाल दिया। आईएसआई को तुरंत समझ आ गया था कि कहूटा में कोई ना कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और भारतीय जासूस उनके सबसे सुरक्षित इलाके में सेंध लगा चुके हैं। रॉ के ऑफिसर्स को जब इस फोन कॉल के बारे में पता चला तो उनके हाथ पांव फूल गए। सालों की मेहनत, खून पसीना और हजारों जासूसों की जिंदगी अब सीधे खतरे में थी। रॉ के ऑफिसर्स ने तुरंत पाकिस्तान में मौजूद अपने एजेंट्स को वापस बुलाने और कोवर्ट नेटवर्क को बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिया उल हक ने अपना खूनी जाल बिछा दिया था और भारतीय जासूसों का शिकार शुरू हो चुका था। यह एक ऐसी रात थी जिसने भारतीय इंटेलिजेंस का इतिहास हमेशा के लिए लहूलुहान कर दिया। जनरल जिया उल हक के ऑर्डर मिलते ही पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई ने पूरे कहूटा और उसके आसपास के इलाकों में एक मैसिव विच हंट शुरू कर दिया। छप्पे छप्पे की तलाशी ली गई और हर उस इंसान को उठाया गया जिस पर थोड़ा सा भी शक था। सबसे पहले उस मोल को पकड़ा गया जो $10,000 में भारत को ब्लूप्रिंट देने वाला था। उसका क्या अंजाम हुआ ये कोई नहीं जानता। इसके बाद उस बार्बर शॉप वाले एजेंट की तलाश शुरू हुई जिसने अपनी जान पर खेलकर वैज्ञानिकों के बाल इकट्ठे किए थे। जब रॉ ने अपने उस ब्रेव एजेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो पता चला कि वह हमेशा के लिए गायब हो चुका है। पाकिस्तानी एजेंसीज ने एक खूंखार जानवर की तरह रॉ के पूरे कोवर्ट नेटवर्क को उखाड़ फेंका। हमारे भारतीय जासूस जो वेश बदलकर सालों से पाकिस्तान में रह रहे थे और देश के लिए पल पल की इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे, उन्हें चुन चुन कर पकड़ा गया। यह एक ऐसा धोखा था जिसकी उम्मीद किसी भी एजेंट ने नहीं की थी। उन्हें आखिरी सांस तक समझ ही नहीं आया कि उनका कवर कैसे ब्लॉ हो गया और दुश्मन उन तक कैसे पहुंच गया। आईएसआई ने पकड़े गए भारतीय जासूसों पर भयानक टॉर्चर किया। उन्हें बेदर्दी से मारा पीटा गया ताकि वह भारत के बाकी सीक्रेट ऑपरेशन और बाकी जासूसों के नाम उगल दें। कहा जाता है कि हजारों भारतीय जासूस जो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में फैले हुए थे, उन्हें इस एक फोन कॉल की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। कई एजेंट्स हमेशा के लिए गायब हो गए और उनका कोई अता पता नहीं चला। उन्हें बेरहमी से एलिमिनेट कर दिया गया और उनकी लाशें तक नसीब नहीं हुई। रॉ का पूरा एस्पियोनाज इंफ्रास्ट्रक्चर जो आर.एन. काओ ने इतनी मेहनत और बारीकी से खड़ा किया था, वह ताश के पत्तों की तरह एक झटके में ढह गया। आम बोलचाल में कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, और यहां तो सच में घर के मुखिया ने ही पूरी लंका में आग लगा दी थी। जासूसों की दुनिया में गद्दारी या विश्वासघात सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, लेकिन जब धोखा दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही देश के सर्वोच्च नेता से मिले तो उसका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दिल्ली में बैठे रॉ के ऑफिसर्स खून के घूंट पीकर रह गए। वह अपने बहादुर साथियों को बेमौत मरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें सरकार का कोई सपोर्ट हासिल नहीं था। इस एक घटना ने भारतीय इंटेलिजेंस को दशकों पीछे धकेल दिया। पाकिस्तान में रॉ की आंखें और कान पूरी तरह से कट चुके थे। जासूसों का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि जिस देश के लिए वह अपनी जान दे रहे थे, उसी देश की पॉलिटिक्स ने उन्हें बलि का बकरा बना दिया था। जिन काउबॉयज ने अपनी जान हथेली पर रखकर भारत को इतनी बड़ी इंटेलिजेंस कामयाबी दिलाई थी, उन्हें उनके ही देश के सिस्टम ने पीठ में छुरा घोंप दिया। यह एपिसोड भारत की इंटेलिजेंस हिस्ट्री का सबसे काला दिन माना जाता है, जिसके जख्म आज भी रॉ के ऑफिसर्स के दिलों में हरे हैं। मोरारजी देसाई की उस एक भयंकर गलती का खामियाजा भारत को बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ा। रॉ के हजारों एजेंट्स के मारे जाने और नेटवर्क के पूरी तरह खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने कहूटा प्लांट की सिक्योरिटी को कई गुना बढ़ा दिया और उसे जमीन के नीचे अंडरग्राउंड शिफ्ट कर दिया। एक्यू खान ने बिना किसी रोक टोक और डर के यूरेनियम एनरिचमेंट का काम पूरा किया, क्योंकि अब उसे रोकने वाला या उसकी जासूसी करने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं बचा था। अगर उस वक्त रॉ को वह ब्लूप्रिंट मिल गया होता या इजराइल को अटैक करने की परमिशन मिल गई होती, तो शायद पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाता।
लेकिन 1983 आते आते पाकिस्तान ने अपना पहला कोल्ड टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया था और आखिरकार 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चगाई में न्यूक्लियर टेस्ट करके खुद को पूरी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन घोषित कर दिया। ये सीधा सीधा हमारी उस इंटेलिजेंस फेलियर और पॉलिटिकल कावर्डिस का नतीजा था जिसका बीज 1977 में बोया गया था। रॉ के वह महान जासूस जो पाकिस्तान की जेलों में सड़ते रहे और बेनाम ही इस दुनिया से चले गए, उन्हें कभी कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन या सम्मान नहीं मिला। रविंद्र कौशिक जैसे महान जासूस जिन्हें ब्लैक टाइगर कहा जाता था, उन्होंने भी अपनी जिंदगी के 16 साल पाकिस्तान की जेलों में भयानक टॉर्चर सहते हुए गुजार दिए और 2001 में वहीं शहीद हो गए। हालांकि उनका केस कहूंटा ऑपरेशन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन वह भी इसी पॉलिटिकल सिस्टम और इंटेलिजेंस फेलियर्स का शिकार हुए थे, जहां एक जासूस को पकड़े जाने के बाद सरकार पहचानने से इनकार कर देती है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी विडंबना और तंज की बात तो यह है कि पाकिस्तान जनरल जिया उल हक के जरिए मोरारजी देसाई का इतना ज्यादा आभारी था कि 19 मई 1990 को पाकिस्तान सरकार ने मोरारजी देसाई को अपने सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड निशान-ए-पाकिस्तान से नवाजा। वह यह अवार्ड पाने वाले इतिहास के इकलौते भारतीय प्रधानमंत्री हैं। कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का यह खुलेआम मानना है कि यह अवार्ड उन्हें उसी न्यूक्लियर लीक और रॉ नेटवर्क को तबाह करने के इनाम के तौर पर दिया गया था। आज जब हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं तो पता चलता है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में ब्लाइंड ट्रस्ट या खोखले आदर्श कितने खतरनाक और जानलेवा हो सकते हैं। रॉ ने अपना काम पूरी ईमानदारी और देशभक्ति से किया था। उन्होंने नाई की दुकान से बाल चुराने जैसा इम्पॉसिबल मिशन सक्सेसफुल करके दिखाया था, लेकिन गंदी राजनीति और एक नेता के अहंकार के सामने उनकी एक ना चली। इस घटना ने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि एक मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए सिर्फ काबिल जासूस ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और विजनरी पॉलिटिकल लीडरशिप का होना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी ऑपरेशन काहूता और हमारे जासूसों के महान बलिदान की वह दर्दनाक सच्चाई जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं बहुत गहराई में दबा दिया गया। उन गुमनाम हीरोज को हमारा शत शत नमन, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी, लेकिन कभी उफ तक नहीं की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नया और हैरान करने वाला जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक भारतीय को हमारे जासूसों की बहादुरी और इस पॉलिटिकल ब्लंडर के बारे में पता चल सके। ऐसे ही सस्पेंसफुल और वेरीफाइड हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। जय हिंद।